प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और किस प्रकार से किसी रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी जो है इनको टक्कर सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन पहले देखें। A प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बन रहा है आपका AB। तो A और B से जो प्रोडक्ट AB बन रहा है किस प्रकार से बनता है वही हम पढ़ेंगे इस कोलिजन थ्योरी के अंतर्गत। मान लो कंटेनर हमारे पास है, उस कंटेनर में कुछ A के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ B के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब A और B के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, तो आपस में टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर टक्कर के फलस्वरूप आपका उत्पाद बने, आपका प्रोडक्ट बने। तो पहला पॉइंट ये बनता है, ठीक है, पहला पॉइंट बनता है नॉट ऑल कोलिजन between reactant molecules इफेक्टिव। तो पहला नंबर ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर अभिकारक आपस में रिएक्ट करे या कोलिजन करे तो प्रभावी टक्कर मानी जाए या उससे उत्पाद बन जाए। तो हमेशा नहीं है कि ए भी आपस में टकराएंगे कोई उत्पाद बन जाए। ठीक है, तो जब उत्पाद बनता है उसी टक्कर को हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो हर टक्कर प्रभावी नहीं हो सकती। अगर मान लो एक मोल अणु है तो उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा उत्पाद बनाए एक मोल अणु, तो टकराएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उत्पाद ही बना ले। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये है फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा उसको देखना आपको है। इफेक्टिव कोलिजन कब मानेंगे कि कब इफेक्टिव कोलिजन आपका हुआ है, उसके लिए आपको देखना होगा कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है। मतलब ए और बी जब टकरा रहे हैं आपस में तो सही दिशा में टकरा रहे हैं, नहीं टकरा रहे हैं। तो अगर ओरिएंटेशन इनका सही है, टकराने की दिशा सही है, तो उसी कोलिजन को हम बोल सकते हैं कि वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन के अंतर्गत आएगा। तो पहले देखेंगे ओरिएंटेशन वेरिएबल। ठीक, तो ओरिएंटेशन बैरियर आपका क्या है। जैसे मान लें ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ए आपस में टकराए और ए भी बन गया। तो ऐसे जो टक्कर है, ऐसा कोलिजन है, इसको हम इफेक्टिव कोलिजन के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि ए और बी का ओरिएंटेशन सही है, सही दिशा में टकरा रहे हैं। तो अगर ए और बी सही दिशा में टकरा रहे हैं तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। बात समझाई। इसी प्रकार से अगर मान लें ऐसे टकरा गए ए और ए आपस में, बी और बी आपस में टकरा गए, तो अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही बने आपका या प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बने। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो पहला पॉइंट ये था आपका कि सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती हैं। ठीक है, टकराना आवश्यक है लेकिन सभी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती। और दूसरा है वही प्रभावी टक्करें होती हैं जिनमें ओरिएंटेशन बैरियर हो। जैसे यहाँ पे ए और बी अगर टकरा गया, उनका ओरिएंटेशन सही है, तो ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। और अगर ए और बी का ओरिएंटेशन सही नहीं है
वो आपस में टकराए, तो अगर प्रोडक्ट नहीं बना तो उसको बोलेंगे नॉट इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है एनर्जी बैरियर को लेके, ठीक है। एनर्जी बैरियर क्या है? तो एनर्जी बैरियर की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, एनर्जी बैरियर की अगर हम बात करें, एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है कि ग्राफ लोग देखें, ये ग्राफ यहां पे एनर्जी है, ठीक है, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इस प्रकार से। तो मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ पे, उसकी एनर्जी इतना है, यहाँ तक एनर्जी है, उसके लिए होता है एनर्जी बैरियर, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ही बोलते हैं। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसी बैरियर को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब बनाएगा जब उसके पास वह न्यूनतम ऊर्जा हो। ध्यान से सुनना बात, कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब बनाएगा जब उसके पास वह न्यूनतम ऊर्जा हो जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर सके, जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर सके। और इसी ऊर्जा को, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ईए बोलते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इसी को बोलते हैं हम ईए। बात सबको समझिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे रिएक्टेंट से क्या बन सके, प्रोडक्ट बन सके, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई भी रिएक्टेंट है, अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है तो उनके लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। अगर उस एनर्जी बैरियर को पार करके आगे जाते हैं तभी प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वल टू ईटी माइनस ई आर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईटी क्या है? ईटी टोटल है ट्रांजिशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, और आपका ई आर ए है, ये क्या है? ई आर। बात सबको समझ आ रही है? ये आपका ई आर है, ठीक है, और ये आपका क्या है? ईटी है। ट्रांजिशन एनर्जी पूरी एनर्जी है, या आप टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। और ये क्या है? इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको बात समझ आई होगी। दो ग्राफ और देखें कि कैसे हम बात बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है और ये क्या है? एंडोथर्मिक। क्योंकि जरूरत पड़ेगी इनकी आगे, जब हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ेंगे तब वहां पे इन ग्राफ की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जैसे ये हो गया, अगर ये रिएक्टेंट है, ठीक, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। आर से मान लीजिए आर है, ठीक, आर से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पे एनर्जी बैरियर होगा, मान लीजिए एनर्जी बैरियर आर से प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से अगर बन रहा है तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा ई, ठीक है। तो आप एक चीज देखोगे कि जो आपका ई आर है,
इस एनर्जी को क्या बोलेंगे ई आर, इस एनर्जी को बोलेंगे ई पी। तो जो आपका यहां पे डेल्टा एच आएगा, एंथैल्पी है ईपी माइनस ई आर करेंगे, ईपी माइनस, तो ईपी कम है और ई आर यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ईपी कम है और ई आर क्या है, ज्यादा है। जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब आंसर आपका नेगेटिव आएगा इसका मतलब कि डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, जब रिएक्शन क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। कैसा हो, एक्सोथर्मिक। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये आपका ग्राफ क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो आप बोल सकते हो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक है, मतलब इससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन, इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी ग्राफ है, इससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो बात सबको समझ में आई। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ हम देखें, एनर्जी यहां पे है, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका और यहाँ पे प्रोडक्ट है, एनर्जी वैल्यू कुछ इस प्रकार से यहां से यहां तक आ रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए हो गया, ई आर यहाँ पे है रिएक्टेंट की एनर्जी, ई पी यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी। यहां आप देखोगे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो डेल्टा एच अगर हम यहाँ पे फाइंड करें ईपी माइनस या अब की बार ईपी बड़ा है तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आप ये चीज बता सकते हो देख के कि अब की बार रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, इस ग्राफ को देख के। तो बात सबको समझ आ रही है, इनको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तब इनकी काफी आवश्यकता पड़ने वाली है इन ग्राफ की। ठीक है, ये 11 में वैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दी जाती है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से इस ग्राफ को देखें, कैसे हम बोलेंगे कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक। आगे हम बात करें कि एक मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग पढ़े थे, वही को ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहां पे ग्राफ है, ठीक है, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि एक टी टेम्परेचर है या T1 टेम्परेचर पे अगर कोई ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे कोई ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ आता है। इस प्रकार से पहले ग्राफ पूरा देख लें, उसके बाद तब आगे देखेंगे। और अगर हम लोग T2 टेम्परेचर पे ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इस प्रकार से, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर, अब T2 ग्रेटर देन है किससे, T1 से, T2 बड़ा है। तो आप देखोगे कि अगर हमारे पास 1 मोल रिएक्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर T1 रखते हैं तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या यही होगी आपकी। जो अणु यहां हैं उनकी गतिज ऊर्जा सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है आगे, तो काइनेटिक एनर्जी इन अणुओं की सबसे ज्यादा है ना, इन अणुओं की, और उन अणुओं की संख्या बहुत कम है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है उन अणुओं की संख्या क्या है, बहुत
कम है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब देखते हैं कि जो है अणुओं की संख्या जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है उनकी इसके लगभग 2 गुना हो गई। तो यही बात आपसे कहा गया था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो अगर एक कंटेनर है उसमें ए और बी बहुत सारे हैं, तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनके टकराने की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। जब टकराने की संख्या बढ़ेगी, प्रायिकता बढ़ेगी, इसका मतलब टक्कर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो मतलब समझ में आया इस ग्राफ का, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा है उनकी संख्या कम है T1 टेम्परेचर पे। लेकिन T2 पे अगर हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो T2 ज्यादा है, तो आप देखते हो जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा कम थी वही ऊर्जा कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। 2 गुनी अणुओं की ऊर्जा बढ़ी, मतलब मॉलिक्यूल्स पहले इतना थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स कितना हो गए, ठीक है, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो अपने आप प्रोडक्ट का निर्माण ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ molecules which cross energy barrier, प्रपोर्शनल होता है, जब वोल्टेज इक्वल टू होता है e की पावर माइनस ए अपान आर टी, e की पावर माइनस ए अपान आर टी पे क्या होता है? प्रपोर्शनल होता है। तो रेट जो होगा प्रपोर्शनल होगा e की पावर माइनस ए अपान आर टी। तो रेट इज प्रपोर्शनल e की पावर माइनस ए अपान आर टी, ठीक है। तो मान सकते इसको k इक्वल टू a e की पावर माइनस ए अपान, और इसी को हम बोलते हैं आर्मीनियस इक्वेशन। जो इक्वेशन बन के आ रहा है उसी को हम बोलते हैं आर्मीनियस इक्वेशन। तो हम लोग आगे देखें कि आर्मीनियस इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग आगे देखेंगे आर्मीनियस इक्वेशन क्या होता है। आर्मीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो आर्मीनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a अपान आर टी, ठीक है। e अपान बात समझिए, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है, आपका a इक्वल टू आर्मीनियस फैक्टर है, e इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आपका T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम ताप है, ठीक है। और जो R का है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और R की जो वैल्यू होती है जूल मोल, यहाँ पे आपका हो गया R की वैल्यू। अब यहां से आता है कि आर्मीनियस इक्वेशन पे एक ग्राफ खींच लीजिए। कोई ग्राफ अगर रहे तो आर्मीनियस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा, इसको थोड़ा सा आप याद कर लो। ग्राफ को K और T के बीच में ग्राफ है, कुछ इस प्रकार का है, इनको आप याद कर लो, ठीक है। निकाल सकते हैं ग्राफ, इतना
आपको समझना है। 2010 IIT में पूछा गया था, BSc में पूछा गया था ये 2019। अब देख लेना, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा ग्राफ कौन सा इसमें आरबीएस का ग्राफ है, तो आप तुरंत जानना जो इस प्रकार से ग्राफ आएगा वो ग्राफ इसका होगा आरबीएस इक्वेशन का होगा। यहां तक बात सबके समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ठीक है, तो आज के लिए बस। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि विभिन्न टेम्परेचर पे किस प्रकार से रेट कांस्टेंट K1 और K2 का मान निकाला जाता है।